आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 211। जल्द ही ऋतिक और परी कमरे में दाखिल हो गए। कमरा काफी विशाल था और बीच में एक छोटा सा एरिया बना था जहां कोई भी प्रैक्टिस कर सकता था। ऋतिक ने डार्क एज भाले को जमीन पर रखा और अंगड़ाई लेने लगा। हालांकि उसने डार्क फॉरेस्ट में केवल कुछ ही दिन बिताए थे, ऋतिक को ऐसा लगा मानो बहुत लंबा समय बीत गया हो। जैसे ही ऋतिक ने बैकपैक को अपने बगल वाली मेज पर रखा, रोली ने अपना सिर बैकपैक से बाहर निकाला और एक्साइटमेंट के साथ चारों ओर देखने लगा। ऋतिक ने रोली की ओर देखा और वो मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि परी वहां से चली गई थी। ये परी कहाँ चली गई? ऋतिक ने थोड़ा सरप्राइज होते हुए अपने आप से कहा। लेकिन ठीक उसी समय ऋतिक ने एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। वो आवाज बाथरूम के पास से आ रही थी। ऋतिक बाथरूम के पास चला गया और तभी उसे अंदर से पानी की आवाज सुनाई दी। शायद परी नहा रही होगी। जब ऋतिक ने पानी की आवाज सुनी तो वो दंग रह गया और उसके दिमाग में एक इमेज फॉर्म होने लगी जिसने उसे अपनी लार निगलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ऋतिक ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाया। वो ये क्या सोच रहा था? परी ने शायद काफी समय से डार्क फॉरेस्ट में नहाया नहीं था और वो अब इसे ऐस बड़ी ही बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आफ्टर ऑल, लड़कियों की आदत होती थी अपने आप को स्मार्ट और क्यूट बनाए रखना। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और फिर कल्टीवेशन तकनीक शुरू करने के लिए फर्श पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। आज की लड़ाई में उसकी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो गई थी और उसके शरीर में सोर्स एनर्जी भी कम थी। अब उसे जल्द से जल्द अपनी एनर्जी को वापस से रिकवर करना था। आफ्टर ऑल, वो एक ऐसी जगह पर मौजूद थे जहां कभी भी कहीं से भी कोई भी खतरा आ सकता था, इसलिए उसके लिए यहाँ पर सावधान रहना बेहतर था। तभी अचानक से कुछ देर बाद ऋतिक ने एक आवाज सुनी और उसी समय एक मनमोहक महक उसकी नाक तक पहुँची। ऋतिक ने तुरंत अपनी आंखें खोली और परी को अपने सामने आते हुए देखा। परी को देखकर ऋतिक दंग रह गया। परी का बात पूरा हो चुका था और उसके बाल अभी भी गीले थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसने स्कर्ट पहन रखी थी जिसमें वो यंग और काफी क्यूट लग रही थी। यह उसके बेरहम नेचर के एकदम अलग था। यहाँ पर केवल इसी तरह के कपड़े थे। परी ने ऐसे बात की मानो वो जानती हो कि ऋतिक अपने मन में क्या सोच रहा था। परी की बात सुनने के बाद ऋतिक को अचानक से याद आया कि जब वे इस शहर में पहुंचे थे तो परी कुछ खरीदने के लिए थोड़ी देर के लिए नीचे चली गई थी। शायद वो अपने किए कपड़े खरीदने गई थी। ये बात भी समझ में आती थी क्योंकि उसका वेटर सूट काफी जगहों से डैमेज हो गया था और उसे अब पहना नहीं जा सकता था। जाओ तुम भी जाकर नहा लो। परी ने इस समय अपनी नाक सिकोड़ ली और ऋतिक से कहा, मुझे नहाना होगा। ऋतिक चौंक गया। फिर उसने परी की ओर देखा जो पानी में कमल के फूल की तरह थी और वो मन ही मन कुछ सोचने लगा। एक लड़का और लड़की कमरे में अकेले थे और उसने ऋतिक से नहाने की भी कहा था, तो इसका मतलब क्या हो सकता था? लेकिन जब ऋतिक अपने गंदे विचारों में खोया हुआ था तब परी उसे ऐसे घूर रही थी मानो वो कोई बेवकूफ हो। तुम कितने गंदे हो गए हो, जाकर चुपचाप नहा लो। परी ने उसे घूरते हुए कहा। अहम। परी की बात सुनकर ऋतिक को अजीब तरह से खांसी हुई। फिर उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। उसका शरीर काफी गंदा लग रहा था और क्योंकि उसके शरीर पर काफी सारा खून सूख गया था इसलिए उससे खून जैसी स्मेल आ रही थी। जब वो बाथरूम में गया तो ऋतिक को पता चला कि अंदर साफ कपड़ों का एक सेट रखा हुआ था। ऋतिक एक पल के लिए सरप्राइज रह गया और जब उसने करीब से देखा तो पाया कि वहाँ पर उसके लिए कपड़ों का एक सेट रखा हुआ था। परी, क्या ये कपड़े तुम लेकर आई हो? ऋतिक ने परी को आवाज लगाते हुए सवाल किया। हाँ, मैंने गलती से एक लड़कों वाला सेट खरीद लिया था। परी ने इस समय पहले ही अपने बाल सुखा लिए थे और वो फर्श पर बैठ गई थी मानो कि वो ध्यान तकनीक की प्रैक्टिस कर रही हो। ऋतिक की बात सुनकर परी ने उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ जवाब देगा। ऋतिक ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया और फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मुझे नहीं पता था कि लड़कियों में इतना दिमाग भी होता है, ऋतिक ने स्माइल करते हुए मन ही मन कहा। ऋतिक को नहाने में ज्यादा देर नहीं लगी और फिर उसके परी द्वारा खरीदे गए कपड़ों को पहन किया।
इस समय वो काफी ताजगी और कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। जब वो डार्क फॉरेस्ट में था तो उसने कई दिनों तक नहाया नहीं था, इसलिए इतने टाइम बाद नहाने से उसे काफी ताजगी महसूस हो रही थी। हम कल सुबह 10 बजे डीप ब्लू सिटी से एकेडमी वापस लौटेंगे। जब ऋतिक बाहर आया तो परी पहले से ही टेबल पर कंप्यूटर पर बैठकर कीबोर्ड पर टाइप कर रही थी और उसने ऋतिक से कहा हाँ। उसकी बात पर ऋतिक ने हाँ में अपना सिर हिलाया। शाम को उन दोनों ने होटल में कुछ नॉर्मल सा खाया और फिर शहर के पब में चले गए। इस समय ऋतिक ने अपने साथ यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट का यूनिकॉर्न रख लिया था, क्योंकि पहले के उन वॉरियर्स ने ऋतिक से कहा था कि जब तक उसके पास यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट का यूनिकॉर्न होगा वो उनके साथ डील करने के लिए पब में जा सकता था। ऋतिक के लिए इस यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट का यूनिकॉर्न किसी काम का नहीं था, इसलिए हो सकता था कि वो इसके बदले उसे कुछ और दे सकता था। सड़क पर चलते हुए लोग समय समय पर ऋतिक और परी की ओर नजरें कर रहे थे। चूंकि उन दोनों के कपड़े एक ही दुकान से थे, इसलिए ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कपल ड्रेस पहन रखी हो। जल्द ही ऋतिक परी को लेकर उस पब तक पहुंच गया। रात का समय था लेकिन अंदर बहुत रौनक दिख रही थी। जो वॉरियर डार्क फॉरेस्ट से वापस आए थे वे सभी वाइन पी रहे थे या नाच रहे थे। ऋतिक अंदर गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे वो वॉरियर्स दिखाई नहीं दिया जिसने उसे यहाँ आकर उसे तलाशने के लिए कहा था। यंग लेडी, क्या तुम यहाँ अकेली आई हो? क्या तुम मेरे साथ एक जाम ले सकती हो? इस समय एक हटे कट्टे आदमी ने परी को देखा जो पब के अंदर आ रही थी और उसकी आंखें अचानक से चमक उठी। उसने वाइन से भरा गिलास पकड़ रखा था और वो परी के रास्ते में खड़ा हो गया। इस समय वो परी को लालच भरी निगाहों से देख रहा था। हालांकि परी बेरहम दिखती थी, लेकिन वो काफी सुंदर थी। उस आदमी ने ऐसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। अगर उसने परी से बातचीत शुरू नहीं की तो ये काफी अफसोस की बात होगी। इस समय उसकी बात सुनकर परी ने बेरहम आवाज में उससे कहा, चले जाओ। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराया, तुम काफी दिलचस्प हो, मुझे तुम्हारे जैसी हिम्मत वाली लड़कियां काफी पसंद आती हैं। मुस्कुराते हुए उसने परी के चेहरे को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ठीक उसी समय एक हाथ अचानक से परी के पीछे से आगे आता और उसने उस आदमी की कलाई पकड़ ली। वायलेंस का यूज करना अच्छी आदत नहीं होती है। ऋतिक ने उस आदमी को देखा और अपनी भारी आवाज में उससे कहा। इस समय उस हटे कट्टे आदमी ने ऋतिक किनार देखा जो अभी अभी वहां पर आया था और उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। उसे साफ साफ महसूस हुआ कि उसकी कलाई से भारी मात्रा में फोर्स निकल रहा था, जिससे उसकी कलाई में थोड़ी चोट लग गई थी। लड़के, मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। वो आदमी इस समय जोर से हंसा और अगले ही पल उसके गाल अचानक से लाल हो गए। फिर उसने दूसरे हाथ में मौजूद वाइन के ग्लास से ऋतिक के सिर पर हमला कर दिया। पिंग, लेकिन एक धीमी आवाज के साथ उसके हाथ में मौजूद वाइन का मोटा गिलास ऋतिक के सिर पर नहीं लगा और उसे एक पल में ऋतिक ने चकनाचूर कर दिया। अगले ही पल उस आदमी का स्ट्रॉन्ग शरीर सीधे पीछे की ओर मेज से जाकर टकरा गया। इस समय आसपास के कई वॉरियर्स की नजरें उधर ही देख रही थीं। यहाँ ऐसे दो यंग वॉरियर्स ऋतिक और परी को देखकर वे लोग थोड़ा सरप्राइज हो गए, लेकिन ज्यादातर लोग काफी घमंडी थे और उन्हें आसपास क्या हो रहा था उससे कोई मतलब नहीं था। क्या ये तुम हो? ठीक उसी समय दूसरी ओर से एक आवाज आई। ऋतिक ने पीछे मुड़कर देखा और एक आदमी को पाया जो कुछ हद तक उसके किए परिचित था। मेरा नाम अर्जुन मुलेले है, क्या तुम्हें मेरा चेहरा याद है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहा। यह आदमी वही वॉरियर था जिससे वो पहले डार्क फॉरेस्ट में मिला था। जिस दिन ऋतिक उससे मिला था उसने ऋतिक से कहा था कि वो ऋतिक के साथ एक डील करेगा। अगर ऋतिक को यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट का यूनिकॉर्न मिल जाता था तो वो ऋतिक के साथ उसका एक्सचेंज करेगा। हाँ, ऋतिक ने हमें अपना सिर हिलाया, फिर उसने यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट का यूनिकॉर्न निकाला और उसके सामने रख दिया। मुझे यह मिल गया। अर्जुन मुलेले ने उस यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट के यूनिकॉर्न को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। तुम्हें यह मिल गया? वो थोड़ा उत्साहित लग रहा था। फिर वो यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट के यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए आगे आने लगा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट के यूनिकॉर्न को छूने ही वाला था कि ऋतिक ने उसे पीछे हटा लिया। तुम मेरे साथ क्या एक्सचेंज कर सकते हो?
ऋतिक ने उसे घूर कर देखा, फिर उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। हा, अर्जुन मुलेले सरप्राइज रह गया। फिर उसने हंसते हुए ऋतिक से कहा, बेशक तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। तुम और तुम्हारी लवा दोनों यहाँ आए। अर्जुन मुलेले जोर से हंसा और फिर सामने की ओर चला गया। उसकी बातें सुनकर ऋतिक कुछ कहना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि परी चुप थी, ऋतिक ने भी कुछ नहीं कहा। चल को, परी ने ऋतिक की ओर देखा और फिर धीरे से कहा। हाँ, ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और फिर सामने की ओर चल दिया। जब वो इस पब के अंदर के रास्ते में चला गया तो ऋतिक को उसके सामने एक कमरा दिखाई दिया। जैसे ही अर्जुन मुलेले ने दरवाजे को धक्का देकर खोला तो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, अंदर आओ। अर्जुन मुलेले ने इस समय ऋतिक और परी की ओर देखा और कहा। ऋतिक ने केज संकोच नहीं किया और यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट के साथ अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया और चारों ओर ऑब्जर्व किया तो उसने पाया कि इस कमरे में इवोल्व मॉन्स्टर्स की बहुत सारे मटेरियल और वॉन्स मौजूद थी। सामने शीशे पर कुछ गोल्ड स्किल कार्ड्स और यहाँ तक कि डायमंड स्किल कार्ड भी मौजूद थे। हमारी टीम ने जो भी चीजें कलेक्ट की थी वो यहाँ रखी गई हैं। ऋतिक और परी को अंदर आते देखकर अर्जुन मुलेले ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम हो जिसने ये पब खोला है? ऋतिक ने उससे सवाल किया। नहीं, मैं सिर्फ इस पब के मालिक का एक पुराना दोस्त हूँ। अर्जुन मुलेले ने नमे अपना सिर हिलाया और ऋतिक से कहा। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और फिर सीधे मेन पॉइंट पर आ गया। उसने सीधे उससे सवाल किया, तुम मेरे साथ एक्सचेंज करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करोगे? ऋतिक को इस यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट के यूनिकॉर्न की कीमत पता थी। ये भी एक एक्सीडेंट था कि वो उस समय उस यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट को मारने में कामयाब रहा था। ओके, तो मैं अब तुमसे ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। मुझे वास्तव में इस चीज की जरूरत है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे हासिल कर लोगे। अर्जुन मुलेले ने गंभीर आवाज में ऋतिक से कहा। एक मॉन्स्टर को मारने के किए उसे और उसके साथियों को काफी मुश्किल सिचुएशन में होना पड़ा था, लेकिन जब उसने ऋतिक को उस इवोल्व मॉन्स्टर को मारते हुए देखा था तो उसे पता था कि ऋतिक की पावर नॉर्मल नहीं थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ऋतिक वास्तव में इस यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट को जान से मार डालेगा। तुम यहाँ से जो चाहो वो चुन सकते हो। अर्जुन मुलेले ने ऋतिक की ओर देखा और फिर स्माइल के साथ उसने कहा। उसकी बातों में अहंकार की एक झलक थी, क्योंकि यहाँ ये सभी चीजें उसकी टीम द्वारा कलेक्ट की गई थी और ये सभी हाई लेवल के इवॉल्व मॉन्स्टर्स के शरीर से ली गई सामग्रियाँ थीं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे यूनिक स्किल कार्ड्स थे। सारी चीजें बेकार हैं। परी ने आसपास की चीजों पर नजर डाली, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, सब बेकार हैं। यंग लड़की, इन्हें देखो, ये रैंक 7 के एक्सप्लोसिव वुल्फ के पंजे से बना हथियार हैं। इसे हासिल करना बहुत कठिन होता है। ये भी हैं। परी की बात सुनकर अर्जुन मुलेले थोड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा कि परी ने पहले कभी दुनिया नहीं देखी थी और उसने वास्तव में कहा था कि उसकी चीजें बेकार थीं। इस समय वो अपने आसपास की चीजों को देखता रहा और उनसे उसका परिचय कराता रहा। रैंक 7 के सुनहरे कछुए का कंकाल, रैंक 7 के उड़ने वाले सेंटीपीड का कवच। अर्जुन मुलेले के बोलने से पहले परी ने चारों ओर नजर डाली और उन सभी इवोल्व मॉन्स्टर्स के सामग्रियों का नाम आसानी से बता दिया। इस तरह की चीजें मेरे घर में यूं ही फेंक दी जाती हैं। परी ने अपना मुंह बनाते हुए अर्जुन मुलेले से कहा। क्या मतलब? परी की बात सुनकर अर्जुन मुलेले का मुंह सिकुड़ गया। हालांकि ये रैंक 7 या उससे ऊपर के वॉरियर्स के लिए कीमती नहीं हो सकते थी, लेकिन ये निश्चित रूप से ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें यूं ही फेंक दिया जा सकता था। लेकिन परी बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। ऋतिक भी उन सब के बारे में जानता था। वो इन सामग्रियों की कीमत को जानता था और कांच की अलमारी में उसने जो डायमंड स्किल कार्ड्स देखे थे वे भी काफी कीमती थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये वो नहीं थे जिनकी उसे जरूरत थी। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और फिर चारों ओर देखना जारी रखा। ये चीज क्या है? ऋतिक सामने की ओर चला गया। कमरा तरह तरह के इवॉल्व मॉन्स्टर्स की हड्डियों और बाकी चीजों से भरा हुआ था जो थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा था। सामने कोने में पहाड़ियों जैसी दिखने वाली चीजों का एक छोटा सा ढेर था। ओह, ये वो चीज है जो हमें एक खंडहर से मिली थी।
अर्जुन मुलेले थोड़ा सरप्राइज रह गया। फिर उसने ऋतिक की ओर देखा और कहा, क्या कहा? ये चीजें तुम्हें एक खंडहर से मिली थी। ऋतिक ने कचरे जैसी चीजों के इस ढेर को देखा और उसे लगा कि इसमें कुछ खास था। ये किसी काम की नहीं है। मैं वाद इसे साफ करने ही वाला था। अर्जुन मुलेले ने असहाय होकर ऋतिक से कहा, मुझे यही चीज चाहिए। ऋतिक ने कुछ पल सोचने के बाद अर्जुन मुलेले से कहा और उसकी बात सुनकर अर्जुन मुलेले दंग रह गया। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 212 मुझे यही चीज चाहिए। ऋतिक ने एक बक्से जैसी दिखने वाली अजीब सी चीज उठाए और अर्जुन मुलेले कहा, ये चीज। अर्जुन मुलेले दंग रह गया। फिर उसने ऋतिक के हाथ में कुछ जर्जर और नॉर्मल से बक्से को देखा। बक्सा अभी भी धूल से ढका हुआ था। ये वास्तव में कूड़े के ढेर से निकाली गई किसी चीज के जैसा दिखता था। वो कहीं से भी कोई कीमती चीज नहीं लग रही थी। वो बस एक कबाड़ था जिसे अर्जुन मुलेले वहाँ से हटाने ही वाला था। लेकिन ये चीजें सच में तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली हैं। अर्जुन मुलेले ने अपने हाथ फैलाए और ऋतिक से कहा, उसके लिए तो ये चीजें एकदम बकवास थी। उसने इन्हें पुराने खंडहरों से बरामद किया था और उन्हें ध्यान से एग्जामिन करने के बाद उसे पता चला कि ये चीजें किसी काम की नहीं थी। अगर अभी उसने ऋतिक को उस चीज के बारे में नहीं बताया और ऋतिक उसे अपने साथ ले गया, तो हो सकता था कि बाद में जब ऋतिक को उस चीज की कीमत का पता चले तो वो उससे अपना यूनिकॉर्न वापस मांगने न आ जाए। फाइन, लेकिन मुझे यही चाहिए। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और फिर अपने हाथ में मौजूद विशाल यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट का यूनिकॉर्न अर्जुन मुलेले की ओर फेंक दिया। अर्जुन मुलेले उस समय सरप्राइज रह गया जब उसने ऋतिक को यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट का यूनिकॉर्न फेंकते देखा। लेकिन फिर उसने तुरंत रिएक्ट किया और सीधे उस यूनिकॉर्न को पकड़ लिया। तो ठीक है, फिर हमारी डील यहीं पर एंड होती है। ऋतिक ने अर्जुन मुलेले की ओर देखते हुए कहा। यहाँ अर्जुन मुलेले की चीजें दूसरों के लिए यूजफुल हो सकती थी, लेकिन ऋतिक के लिए वे वास्तव में बेकार थीं। हालांकि वे स्किल कार्ड गोल्ड और डायमंड लेवल के थे, लेकिन उनमें से कोई भी उनके लिए यूजफुल नहीं था, इसलिए उन्हें लेने का भी कोई मतलब नहीं था। क्या तुम्हें इस चीज के अलावा और कुछ नहीं चाहिए? ऋतिक की बात सुनकर अर्जुन मुलेले ने हैरानी में अपना मुंह खोल लिया। उसने ओरिजिनल रूप से प्लान बनाया था कि अगर ऋतिक एक लालची किस्म का इंसान होगा और वो एक से ज्यादा चीजों की मांग करेगा, तो वो उसे बाकी चीजें भी आसानी से दे देगा। आफ्टर ऑल उसे इस यूनिकॉर्न की काफी जरूरत थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक ने वास्तव में उस बकवास चीज के बदले उसे ये दे दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋतिक के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। क्या वो उसका मजाक बना रहा था? मेरे लिए ये काफी है और वैसे भी बाकी चीजें मेरे किसी काम की नहीं हैं। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ में मौजूद जर्जर बक्से जैसी चीज को देखने लगा। इस चीज की कीमत इस कमरे की सभी चीजों से ज्यादा होना चाहिए। इस विचार के साथ ऋतिक के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। ये काम नहीं करेगा। तुम बदले में मुझसे यूनियन कॉइन्स ले लो, क्योंकि फिर बाद में तुम कहोगे कि मैंने तुम्हें ठग लिया। अर्जुन मुलेले ने अपना सिर हिलाया और ऋतिक कहा, अगर मैं एक डायमंड कार्ड ले लूं तो कैसा रहेगा? जब ऋतिक ने अर्जुन मुलेले की बातें सुनी तो उन्होंने असहाय होकर कहा, क्योंकि वो अगले दिन डेथ रीजन एकेडमी लौट आएगा और वहाँ पर यूनियन कॉइन्स उसके किसी काम के नहीं थे। हाँ, ले लो, तुम चाहो तो 2 भी ले सकते हो। अर्जुन मुलेले ने अपना सिर हिलाया और संतुष्टि के साथ साथ कहा। जब ऋतिक ने उस बकवास चीज के सिवाय कुछ नहीं लिया था तो उसे चिंता हो रही थी कि ऋतिक को कुछ क्यों नहीं चाहिए था। अगर ऋतिक को कुछ नहीं चाहिए होता तो उसे लगता कि ऋतिक उसके साथ कोई ट्रिक खेल रहा था। आफ्टर ऑल दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता था। इसके अलावा यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट का यूनिकॉर्न कुछ ऐसा था जिसे कीमती माना जा सकता था। हाँ, ऋतिक ने बस कैबिनेट से 2 डायमंड स्किल कार्ड निकाले और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे ऐसा कोई स्किल कार्ड नहीं मिला जो उसके या परी के अनुकूल हो, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी जब वे डेथ रीजन एकेडमी में वापस लौटेंगे तो इस डायमंड स्किल कार्ड को पॉइंट्स के बदले बदला जा सकता था। चलो चलें, ऋतिक ने परी कहा।
परी ने अपना सिर हिलाया और फिर ऋतिक के साथ बाहर चली गई। तुम्हारा दिन शुभ हो दोस्तों। अर्जुन मुलेले ने अपने हाथ में यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट के यूनिकॉर्न को देखा और उसे किसी खजाने की तरह सहलाया। जब ऋतिक और परी गलियारे से बाहर निकले तो वे बाहर से आने वाली आवाजें सुन सकते थे। वो क्या है? परी ने इस समय थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ कहा। हालांकि ऋतिक ने जो चीज ली थी वो एक टूटे हुए बक्से की तरह लग रही थी। परी को लगा कि यह इतना आसान नहीं था, वरना ऋतिक ने यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट का यूनिकॉर्न सीधे अर्जुन मुलेले को नहीं दिया होता। लेकिन परी अभी भी थोड़ा उत्सुक थी। वो अनुभवी और जानकार थी, लेकिन जब उसने अभी वो बॉक्स देखा तो उसे समझ नहीं आया कि ऋतिक इसे क्यों चाहता था। मैं भी नहीं जानता, एक बार जब हम वापस जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और कहा। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले उन्होंने पास ही में वॉरियर्स के एक समूह को इकट्ठा होते देखा। वे लोग पब के चारों ओर ऐसे घूम रहे थे मानो वे किसी को तलाश रहे हों। ये वही दोनों हैं, वो मस्कुला आदमी जिसे पहले ऋतिक ने मारा था। जैसे ही उसने परी और ऋतिक को देखा, उसके चेहरे पर भयानक एक्सप्रेशन और उसने तुरंत उनकी ओर इशारा किया। बाकी वॉरियर्स ने उसकी दहाड़ सुनी और उनकी आंखें भी उस दिशा में चली गईं जो उसने बताई थी। जुरान, क्या इस बच्चे ने तुम्हारी ऐसी हालत की थी? एक समान रूप से लंबे और मस्कुलर वॉरियर ने इस समय ऋतिक को आकार देते हुए कहा। जिस आदमी को पहले ऋतिक ने लात मारी थी, उसके चेहरे पर कुछ चोटें थीं और वो थोड़ा टूटा हुआ लग रहा था। हाँ, मैं बस तैयार नहीं था। जिस आदमी को जुरानको के नाम से जाना जाता था, इस समय उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ पड़ा था। ऐसा लगता है कि हम थोड़ी परेशानी में हैं। ऋतिक ने बॉक्स और स्किल कार्ड अपनी जेब में रख लिए और फिर अपने बगल में परी से कहा। बस मार डालो, परी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के ऋतिक से कहा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, जुरान और बाकी वॉरियर ऋतिक की ओर दौड़ पड़े। लड़के, नरक में जाओ। एक गोल्डन नाइफ पकड़कर वो सबसे पहले ऋतिक की ओर आया। उसके हाथ में नाइफ ऋतिक के शरीर को काटने ही वाला था। शर्म से छुटकारा पाने के लिए उसे ऋतिक को जान से मारना था। स्विश! लेकिन जब उसका नाइफ ऋतिक की ओर चला तो ऋतिक ने उसे चकमा दे दिया। नाइफ ने ऋतिक के शरीर को लगभग काट डाला था। स्विश स्विश स्विश! जुरान ने इस समय अपने हाथ की गतिविधियों को नहीं रोका। वो अब ऋतिक को देख रहा था जो पहले से ही गुस्से से जल रहा था और ठंडी रोशनी की निरंतर चमक की तरह अपने नाइफ को बेतहाशा घुमा रहा था। लेकिन हर बार ऋतिक आसानी से बच जाता था। कहाँ भाग रहे हो? जब उसे एहसास हुआ कि उसके कई हमलों में ऋतिक चूक गया था, तो जुरान के एक्सप्रेशन और भी भयानक हो गए। यंग लेडी, मेरा सुझाव है कि बेहतर होगा। बाकी वॉरियर्स ने परी की ओर देखा और जब वे कुछ कहने ही वाले थे कि परी ने कहीं से एक खंजर निकाला और फिर उन पर हमला कर दिया। स्विश! सामने खड़े वॉरियर को बस एक ठंडी रोशनी की चमक दिखाई दी और उसकी गर्दन में तेज दर्द होने लगा। अगले ही पल उसकी गर्दन से खून की धार फूट पड़ी। तुम पलक झपकते ही वो आदमी तेजी से पीछे की ओर चला गया, लेकिन उसकी गर्दन पर खून का निशान अभी भी देखा जा सकता था। हालांकि घाव गहरा नहीं था, फिर भी इससे उसे तेज पीड़ा हो रही थी। परी के खंजर ने उसके सिर को लगभग काट ही दिया था। यह नजारा देखकर वो कांप उठा। ये कितनी भयानक लड़की है, इस पर एक साथ हमला करो। इस समय उसकी आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी भरा हुआ था। उसकी बात सुनकर बाकी वॉरियर होश में आए और परी की ओर बढ़ने लगे। परी के चेहरे पर भाव अभी भी नॉर्मल थे। उन वॉरियर्स को हथियारों के साथ अपनी ओर बढ़ते देखकर परी उन्हें चकमा देती रही। उन वॉरियर्स के हथियार परी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। स्विश स्विश स्विश! उनके हमलों को चकमा देने के बाद परी ने अपना खंजर किया और उन लोगों पर पलटवार करने लगी। यह मर क्यों नहीं रहा? उसी समय वो पावरफुल आदमी जो ऋतिक पर लगातार हमला कर रहा था, जब उसने देखा कि उसके हमलों का ऋतिक पर कोई असर नहीं हुआ तो वो गुस्सा हो गया। उसने सोचा था कि जब ऋतिक आज रात बाहर निकला था तो वो अपना डाकेज भाला साथ में नहीं लाया था। वहीं इस समय उस आदमी की सेवा को देखकर, जो बेतहाशा घूम रही थी, ऋतिक को वापस लड़ने का कोई अच्छा मौका नहीं मिला था। बैंग बैंग बैंग! जब उसकी सेवा घूमी तो आसपास की मेजें सीधे आधी कट गई।
ये देखकर कई वॉरियर जल्दबाजी में पब से बाहर चले गए और कुछ वॉरियर जो ज्यादा पावरफुल लग रहे थे वो इस नजारा को बड़े चाव से देख रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ पर? और ठीक उसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया और उस नजारे को देखकर उसकी भौहें तन गई। हम कुछ व्यक्तिगत मामलों से निपट रहे हैं और हम बाद में तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर देंगे, एक वॉरियर ने कहा जब उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जो वहां पर चला आया था। वो अधेड़ उम्र का आदमी आइब्रोज सिकुड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वो इस पब का मालिक था और निश्चित रूप से वो जानता था कि वे वॉरियर्स की एक टीम थे जो अक्सर मटेरियल खोजने और बेचने के लिए डार्क फॉरेस्ट में आते जाते थे, और यह टीम काफी स्ट्रॉन्ग थी। इस समय उसने ऋतिक और परी की ओर देखा और वो काफी सरप्राइज हो गया, क्योंकि इस टीम के लोग सिर्फ एक यंग लड़के और एक लड़की की जोड़ी से ही डील कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों लोग भी काफी ताकतवर थे। बेटा, अगर तुम में हिम्मत है तो भागो मत, वो आदमी इस समय चिल्लाया और उसकी सेवर ऋतिक के शरीर को काटने ही वाली थी। वूम, जैसे ही उसकी सेवर ऋतिक की ओर बढ़ी, ऋतिक अचानक से वहां से गायब हो गया। अगले ही पल उसकी सेवर जमीन पर जाकर लगी, जिससे एक भारी आवाज हुई और जमीन पर एक बड़ी दरार दिखाई देने लगी जो उस ब्लेड की भयानकता दर्शाती थी। अगले ही पल ऋतिक का शरीर उस मस्कुला आदमी के पीछे दिखाई दिया। कड़कड़ाहट, ऋतिक उसके पीछे अपना पंच ऊपर करके खड़ा था दिया और पंच पर बड़ी संख्या में करंट वोल्टेज नजर आ रहे थे। उस मस्कुला आदमी ने अपने पीछे से आती उस रोशनी को देखा और उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो अचानक मुड़ा और उसने देखा कि ऋतिक पहले से ही उसके पीछे आ चुका था और उसके दाहिने हाथ का पंच बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट के साथ कवर था जो उसके शरीर से टकराने ही वाला था। ऋतिक ने कोई संकोच नहीं किया और उसका पंच सीधे उस आदमी के शरीर पर जाकर लगा। वूम, एक तेज आवाज के साथ ऋतिक की का पंच सीधे उस आदमी के शरीर पर नहीं लगा, बल्कि वो एक हल्के नीले रंग के वैरियर की एक लेयर से जाकर टकरा गया। हा, क्या तुमने सोचा कि तुम्हारा पंच मुझे हिट कर सकता है? वो मस्कुला आदमी जोर जोर से हंसने लगा जब उसने ऋतिक के पंच को स्फीयर को टकराते हुए देखा। तुम बस एक रैंक 5 के वॉरियर हो, मैं तुम्हें चुटकी बजाकर मार सकता हूँ। जैसे ही उसके ऐसा कहा, उसका चेहरा अचानक से बदल गया। ऋतिक ने उसे नजरअंदाज कर दिया और फिर अपने पंच को लहराया और उसके स्फीयर पर लगातार हिट करता रहा। बूम बूम, जैसे जैसे ऋतिक के पंच उस स्फीयर से टकरा रहे थे, एक के बाद एक आसान को फोड़ देने वाली आवाजें गूंज रही थी। जैसे ही ऋतिक ने स्फीयर को जोर से हिट किया, उसे लगा कि वो स्फीयर थोड़ा हिल रहा था। स्फीयर एक्टिवेट करने के कारण एक इंसान की सोर्स पावर तेजी से कम होती जाती थी। क्या ये बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? उस आदमी ने चेहरे पर हल्की परेशानी के साथ कहा। अगर उसकी सोर्स स्फीयर इसी स्पीड से घटती रही तो उसका स्फीयर वापस से डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसी समय लगातार एक आवाज गूंजती रही और हल्के नीले रंग के बैरियर पर बहुत सारी दरारें दिखाई देने लगी। अलविदा, ऋतिक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर भींच ली। फिर उसके पंच पर बड़ी मात्रा में सोर्स पावर कलेक्ट हो गई। ऋतिक की ताकत में निरंतर सुधार के साथ उस आदमी ने जो स्फीयर प्रकट किया था वो उसके लिए कुछ भी नहीं था। अगले ही पल ऋतिक ने अपना पंच सीधे उस स्फीयर पर हिट कर दिया। पिंग, ठीक उसी समय उसका पंच फिर से हल्के नीले बैरियर से टकराया और उस स्फीयर को ऋतिक ने एक पल में सीधे तोड़ दिया। वो स्फीयर को भी तोड़ सकता है। उस पब के लीडर ने यह नजारा देखा और उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसके पास इतने लंबे समय तक पब था और वहाँ पर पहले भी कई वॉरियर लड़े थे, जिनमें से कुछ की मौत भी हो गई थी, लेकिन उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला था जो किसी वॉरियर के स्फीयर को नंगे हाथों से तोड़ सकता हो। और ये लड़का तो अभी भी काफी यंग था। तुम लड़का मेरे स्फीयर को कैसे तोड़ सकता है? उस मस्कुला आदमी का चेहरा इस समय डर से भरा हुआ था, लेकिन इस समय उसे रिएक्ट देने में बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ऋतिक की दाहिनी पंच लगातार उसके शरीर पर लग रहा था। भाड़ में जाओ। बूम, करंट वोल्टेज वाला पंच सीधे उस आदमी के पेट पर लगा और जबरदस्त प्रभाव से उसका शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह दूर उड़ गया। उसका मस्कुलर शरीर पीछे की एक दीवार से टकराया और वो सीधे उसमें समा गया।
अपनी वर्तमान ताकत के साथ ऋतिक को रैंक 6 के वॉरियर्स से निपटने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। दूसरी ओर देखने पर परी अभी भी उन वॉरियर्स से लड़ रही थी। 7 या 8 वॉरियर्स की घेराबंदी के तहत न केवल परी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपने हाथ में मौजूद खंजर से कई वॉरियर्स को घायल कर दिया था। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 213। ऋतिक ने उस पल में आगे देखा और सीधे सामने की ओर दौड़ पड़ा। उसकी स्पीड काफी तेज थी और वो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। ओह शिट, ये लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? परी फिर से एक वॉरियर के हमले से बच गई और उस आमदी के चेहरे पर सरप्राइज के एक्सप्रेशन थे। 7 या 8 वॉरियर्स के हमले के तहत परी दबाव में बिल्कुल नहीं दिख रही थी। जब वो परी पर हमला जारी रखना चाहता था, तभी उसे एक कटक की आवाज सुनाई दी। वो कौन सी आवाज थी? उस समय उस अजीब आवाज को सुनकर वो सहजता से पीछे मुड़ा और देखा कि ऋतिक पीछे से तेजी से आ रही था। उस समय ऋतिक का दाहिनी पंच ऊंचा उठा हुआ था। उसके हाथ का पंच बहुत सारी करंट इलेक्ट्रिकेट में कवर था और उसने उसे सीधे उस आदमी की ओर कास्ट कर दिया। भाड़ में जाओ। जब उस आदमी ने यह नजारा देखा तो उसने जोर से दहाड़ लगाई और तभी उसके हाथ में मौजूद सेवर सीधे ऋतिक की पंच पर टकरा गई। पिंग। जब उसकी सेवर ऋतिक के पंच से टकराई तो उससे बहरा कर देने वाली आवाज निकली। उस आदमी की तेज सेवर ने ऋतिक की पंच को आधा नहीं काटा था, बल्कि लेकिन ऋतिक के मुक्के के जबरदस्त प्रभाव के कारण उसकी सेवर सीधे उसके हाथ से उड़ गई और इस समय उसके हाथ में हल्की झुनझुनी भी महसूस हो रही थी। वास्तव में क्या चल रहा है? ये लड़का इतना पावरफुल क्यों है? उससे पहले कि उस आदमी के पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, ऋतिक तुरंत आगे बढ़ गया। वो अपनी मुट्ठियां घुमाता रहा और उन्हें उसके शरीर पर हिट करता रहा। उस समय उस आदमी ने ऋतिक पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसकी आंखों में डर का एक निशान दिखाई दे रहा था। लेकिन उसका शरीर सहज रूप से ऋतिक के हमलों से बच रहा था। बैंग बैंग बैंग। ऋतिक की मुट्ठियां लहराती रहीं और उस पर पंच मारती रहीं। हालांकि उस आदमी ने तुरंत रिएक्ट किया और लगातार चकमा देता रहा, लेकिन ऋतिक की मूवमेंट बहुत तेज थी। अगले ही पल उसका मुक्का उस आदमी पर लगा जो उससे बचना चाहता था। वूम। एक तेज विस्फोटक आवाज के साथ उस वॉरियर का शरीर तुरंत बड़ी मात्रा में करंट की रोशनी से ढक गया और उसका पूरा शरीर दूर उड़ गया। करंट की रोशनी से सराबोर उसका शरीर उसके सामने जमीन से जा टकराया। उस समय उसका शरीर कांप रहा था और मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। परी पर हमला करने वाले बाकी वॉरियर्स ने उस समय उस सिचुएशन को साफ साफ देखा था और वे शॉक के मारे फ्रीज हो गए थे। ऋतिक ने वास्तव में उनकी टीम के 2 वॉरियर्स को अकेले ही हरा दिया था। यह उनके लिए बिल्कुल अविश्वसनीय था, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका एक वॉरियर ही ऋतिक से आसानी से निपट सकता था। मार डालो। उस समय परी ने उन वॉरियर्स की ओर देखा जिन्होंने उस पर हमला किया था और फिर हल्के से कहा। परी की बातें सुनकर ऋतिक की आंखें सिकुड़ गई। चूंकि ये लोग उसे और परी को मारना चाहते थे, वो अब अच्छा नहीं खेल सकता था। उस विचार के साथ ऋतिक का शरीर डिप्रेस हो गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, जिनमें अभी भी बहुत सारी करंट इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी। अब ऋतिक सिल्वर थंडर बोल्ट ब्लास्टिंग पंच से बहुत परिचित हो गया था, इसलिए उसका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान था। हालांकि ऋतिक को अपनी सोर्स पावर से करंट को जेनरेट करना थोड़ा एनर्जी खपत करने वाला था। जाओ और उस बच्चे को मार डालो, एक वॉरियर ने अपना भयानक मून बनाकर चिल्लाते हुए कहा। ऋतिक की मुट्ठियों पर बड़ी मात्रा में करंट इलेक्ट्रिसिटी देखकर उसे ऋतिक की एक स्ट्रॉन्ग और खतरनाक आभा का एहसास हो रहा था। जैसे ही वो चिल्लाया, 3 वॉरियर जो अभी भी परी को घेरे हुए थे, उन्होंने उस पर हमला करना छोड़ दिया और सीधे ऋतिक के पास चले गए। ऋतिक ने ये देखा और उन्हें चकमा नहीं दिया, बल्कि उसने हमले का डटकर सामना किया। उससे पहले ऋतिक ने रेड मून
ग्लव्स पहने हुए थे जो उसने पिछली लॉटरी में जीता था। ग्लव्स से सुरक्षा के कारण ऋतिक को इन हमलावर वॉरियर्स से बिल्कुल भी बचना नहीं पड़ा था। अब इन लोगों द्वारा पकड़े गए हथियारों को अपने शरीर पर पटकते हुए देखकर ऋतिक को बिल्कुल भी चकमा देने और उनके हथियारों को अपनी मुट्ठियों से हिट करने की जरूरत नहीं थी। डांग वॉरियर के हाथ की लॉन्ग स्वॉर्ड ऋतिक की पंच से टकराए और एक तेज आवाज निकली। वो वॉरियर्स अभी भी शॉक में था कि उसने सीधे ऋतिक की पंच में एंटर नहीं किया था, तो उसे एहसास हुआ कि ऋतिक की पंच पर करंट इलेक्ट्रिसिटी उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड के माध्यम से उसके शरीर तक फैल गई थी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज बहुत ज्यादा था, जिससे उस वॉरियर को, जिसने बिजली के झटकों को सहन करने भी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उससे अच्छा तो मौत बेहतर थी। उस समय उसका पूरा शरीर कोमा में चला गया था और वो हिलने डुलने में भी नाकामयाब था। लेकिन ऋतिक यही नहीं रुका और उस मौके का फायदा उठाते हुए उसने उस वॉरियर के शरीर पर एक मुक्का मारा। उसके पंच ने सीधे उस आदमी के शरीर को तोड़ दिया। भले ही उसने बैटल सूट पहना हुआ था, लेकिन ऋतिक के पंच से उत्पन्न पावरफुल फोर्स सीधे उस वॉरियर के शरीर में संचारित हो गया था। क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। सिल्वर थंडर बोल्ट ब्लास्टिंग पंच से होने वाली क्षति इंटरनल रूप से शुरू होती थी। ऋतिक के पंच से उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई थी। जैसे ही उसने एक और खून की उल्टी की, उसका पूरा शरीर दूसरी तरफ वाइन की मेज से टकरा गया और वो तुरंत बेहोश हो गया। स्विश, और दूसरी तरफ परी लगातार अपना खंजर लहरा रही थी और अगले ही पल एक वॉरियर को अचानक से अपनी बाह में तेज दर्द महसूस हुआ। देखते ही देखते ढेर सारा खून बह गया। उसकी आंखें अचानक से चौड़ी हो गईं और उसे पता चला कि उसका हाथ परी के खंजर से कट गया था। उस समय उसे गंभीर दर्द होने लगा और वो जोर से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन परी ने अपने हाथ की मूवमेंट बंद नहीं की। वो तेजी से उसके सामने आ गई और उसका खंजर ठंडी रोशनी की तरह चमक उठा और एक उसका सिर काटने ही वाली थी। डांग, लेकिन ठीक उसी समय एक लिंक स्वॉर्ड बगल से निकली, जिससे परी का अपनी जगह पर खंजर रुक गया। तुम लड़की मौत को दावत दे रही हो, अब मरो। वो आदमी जिसने परी के खंजर को रोकने के लिए अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था, जब उसने अपने साथी का कटा हुआ हाथ देखा तो वो चौंक गया और गुस्सा हो गया। उसी समय एक दूसरे वॉरियर ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से परी के शरीर पर पीछे से वार कर दिया। डांग, लेकिन ठीक उसी पल परी के शरीर से एक हल्का नीला वैरियर उत्पन्न हो गया। उस आदमी की लॉन्ग स्वॉर्ड सीधे उस हल्के नीले वैरियर को भेद गई और उसी में फंस गई। उसे आगे ड्रिल करने का कोई उपाय नहीं था। फिर जब उस आदमी ने यह नजारा देखा तो उसकी आंखों का नजारा बदल गया। उस लड़की में वास्तव में रैंक 6 वॉरियर की ताकत थी। अब इसमें कोई शौक की बात नहीं थी कि उसके कई वॉरियर अभी परी पर हमला नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब था कि उसकी ताकत रैंक 6 के शिखर पर होनी चाहिए। उस विचार से उस आदमी के एक्सप्रेशन खराब हो गए। वही परी की आंखें बेरहम हो गई थी और उसकी खूबसूरत आंखों में गुस्से का एक संकेत था। जब उस आदमी ने उसकी आंखें देखी तो उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे वो किसी डेविल क्वीन की गुफा में गिर रहा हो। अगले ही पल उसके हाथ की लॉन्ग स्वॉर्ड पीछे हट गई और जब वो परी से दूर जाने ही वाला था तो उसने पाया कि परी किसी पॉइंट पर अपने होश में आ गई थी और सीधे उसके पास पहुंच गई। उसके हाथ में जो खंजर था उसने सीधे उसकी गर्दन पर वार कर दिया। स्विश, एक पल में हवा का झोंका आया और आदमी ने अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया था और उसकी गर्दन से खून का एक छींटा निकल गया। उस आदमी की आंखें शौक में बड़ी हो गईं और उससे पहले कि उसे कुछ कहने का समय मिलता, वो जमीन पर गिर गया। फिर उसने अपनी गर्दन को अपने हाथों से ढक लिया, लेकिन खून अभी भी पूरी जमीन पर बह रहा था। उसने संघर्ष किया और थोड़ी देर बाद उसके पूरे शरीर में कंपन हुआ और वो बिना आवाज किए जमीन पर गिर गया। बाकी लोगों ने जब ये नजारा देखा तो वे हैरान रह गए। ये लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनकी घेराबंदी के तहत वो न केवल दबाव में नहीं आई थी,
बल्कि उसने उनमें से एक का सिर भी काट दिया था। ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं हो सकती। जब एक वॉरियर ने यह नज़ारा देखा तो वो कांपने से खुद को नहीं रोक सका। वो आदमी जिसे परी ने मारा था, वो बोलने वाले वॉरियर से ज्यादा पावरफुल था। परी उस आदमी को इतनी आसानी से मार सकता थी। अगर वो उसके खिलाफ लड़ा तो क्या वो अपनी मौत को दावत नहीं दे रहा होगा। चले यहाँ से। उस आदमी की बातें सुनकर एक दूसरे आदमी, जिसके पास टीम के बाकी वॉरियर्स से ज्यादा ओवर थी, उसके हाव भाव बदल गए और उसने सभी से कहा, परी ने अभी जो स्किल दिखाई थी वो एक साधारण वॉरियर की नहीं थी, वो एक भयानक किलर की तरह थी। इतनी ताकत वाली लड़की ऐसी नहीं थी जिसे वे संभाल सके। उन्होंने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। उसका ऑर्डर मिलते ही बाकी लोग बड़ी तेजी से वहां से निकल गए। वे उन लोगों को भी ले गए जिन्हें ऋतिक ने अभी हराया था। ये लोग भाग क्यों गए? ऋतिक परी की मदद करना चाहता था, लेकिन जब उसने उन वॉरियर्स को भागते हुए देखा तो वो शॉक्ड रह गया। परी ने अपना सिर हिलाया और फिर अपने दाहिने हाथ में मौजूद खंजर को तेजी ऐसे घुमाया और खंजर पर लगा सारा खून बह गया। वे वॉरियर जो मूल रूप से एक अच्छा शो देखना चाहते थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंत में ऐसा कुछ होगा। इन दोनों यंगर्स की ताकत वाकई भयानक थी। ऋतिक ने परी के हाथ में खंजर को देखा और वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जब वे एक साथ आए थे तो उसने यह नहीं देखा कि परी ने अपना खंजर कहाँ रखा था। और परी न केवल स्वॉर्ड चलाने में अच्छी थी, बल्कि वो उस तरह के खंजर चलाने में भी काफी वेस्ट थी, ठीक किसी किलर की तरह। भाई ऋतिक, यहाँ पर क्या मसला चल रहा है? अर्जुन मुलेले उस समय सुरंग के अंदर से बाहर आया। अपने आसपास का माहौल देखकर दंग रह गया। जब वो यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट के यूनिकॉर्न के मिलने पर खुशी से झूम रहा था तो वो बाहर नहीं आया था, लेकिन जब उसने बाहर ना नजारा देखा तो वो शॉक्ड रह गया। इसके अलावा जमीन पर एक वॉरियर पड़ा था। ये साफ था कि परी के हाथ में खंजर से उसे काटा गया था और उसकी मौत हो गई थी। कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और कहा। अर्जुन मुलेले एक पल के लिए अचंभित हो गया, फिर उसने पीछे की ओर देखा और पीछे पब मालिक और कुछ लोगों को देखा जिन्होंने एक अच्छा शो देखने की योजना बनाई थी। पब के मालिक ने इस समय अर्जुन मुलेले को आंख मारी, जिससे अर्जुन मुलेले कंफ्यूज रह गया, लेकिन वो भी समझ गया था कि उसका क्या मतलब था और उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, इसलिए अलविदा। ऋतिक ने अर्जुन मुलेले की ओर देखा और कहा, ओह ठीक है, जब तुम खाली हो तो मुझे याद करना, हम दोनों साथ में मौज मस्ती करेंगे। अर्जुन मुलेले अभी भी शौक में था, लेकिन फिर वो जल्दी से होश में आया और उसने ऋतिक से कहा, ओके। ऋतिक ने सिर हिलाया और फिर परी के साथ वहां से चला गया। अभी ऋतिक के पास उन वॉरियर्स को जान से मारने का समय नहीं मिला था, इसलिए उसे कोई एक्सपीरियंस हासिल नहीं हुआ था। दोनों के वहां से जाने के बाद पब मालिक ने एक राहत की सांस ली। मिस्टर अन्वेष, अभी यहाँ पर क्या हुआ था? अर्जुन मुलेले ने ऋतिक और परी को देखा और फिर पब के मालिक से सवाल किया। वो पब मालिक से बहुत परिचित था और यह पहली बार था जब उसने उसे उस भाव से देखा था। क्या तुम उन दोनों लोगों को जानते हो? पब मालिक ने अर्जुन मुलेले की ओर देखा, फिर फुसफुसाया, मैंने अभी उनके साथ एक सौदा किया था। अर्जुन मुलेले ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, क्या तुम जानत हो डार्क वुल्फ टीम के आदमी का उन दोनों के साथ झगड़ा हुआ था और वे यहाँ पर लड़ने लगे थे? पब मालिक ने अपना सिर हिलाया और फिर अपनी बात को कहना जारी रखा, वो डार्क वुल्फ टीम का मेंबर है। ये सुनकर अर्जुन मुलेले अचंभित हो गया, फिर उसने पीछे जमीन पर पड़ी लाश को देखा। हाँ, पब मालिक ने हाँ में सिर हिलाया। वहाँ पर कई वॉरियर टीम थी जो अक्सर डार्क फॉरेस्ट के पास उस छोटे से शहर में आते जाते रहते थे। डार्क वुल्फ टीम थोड़ी फेमस थी।
लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी टीम के सभी 7 या 8 मेंबर ऋतिक और परी के मुकाबले के नहीं थे और एक मेंबर की तो मौत भी हो गई थी। ये बहुत ही हैरानी की बात थी। तब मालिक ने अभी जो उसे बताया था उसे सुनकर अर्जुन मुलेले दंग रह गया और उसने उस दिशा में देखा जहां से ऋतिक और परी निकले थे। ये दोनों लोग आखिर थे कौन? वही दूसरी ओर परी और ऋतिक अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। सड़क पर चलते हुए ठंडी हवा के चलने से परी के पतले सीधे काले बाल मूव कर रहे थे। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? कुछ देर चलने के बाद परी अचानक से रुकी, फिर उसने ऋतिक की ओर देखा और सवाल किया। ऋतिक मूल रूप से कुछ सोच रहा था, तभी उसने अचानक परी के शब्द सुने और एक पल के लिए वो सरप्राइज रह गया। उसे समझ नहीं आया कि परी ने उससे ऐसा क्यों कहा था। ऐसा क्यों? ऋतिक ने उससे सवाल किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि परी उससे किस बारे में बात कर रही थी। जब मैं बच्ची थी तब से मैंने तरह तरह की ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने ही मुझे ये बेरहम स्किल्स सिखाई थी। परी ने ऋतिक की ओर देखा, फिर अपने हाथ में खंजर घुमाया और कहा, तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 214। बोलते समय परी की आंखों में एक विशेष चमक थी, लेकिन फिर उसे पहले की कोई बात याद आई और उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गई। तो फिर अतीत में ये तुम्हारे लिए सचमुच थका देने वाला रहा होगा। ऋतिक ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा। ऋतिक की बात सुनकर परी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये सच में काफी थकाने वाला था, लेकिन मुझे ये करना ही था। जहाँ तक उसे याद था वो हर दिन ट्रेनिंग लेती थी और उसने सभी तरह की ट्रेनिंग्स का सामना किया था जिनका एक्सपीरियंस सामान्य लोगों ने नहीं किया था। क्योंकि वो उस फैमिली की सदस्य थी, उसे जिंदा रहने के लिए अपने आप को मजबूत करना था। कोई बात नहीं, आगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऋतिक ने उसकी ओर देखा, फिर एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा। ऋतिक की बात सुनकर परी के एक्सप्रेशन बदल गए और उसकी ठंडी आंखें नर्म होने लगी। लेकिन यह महज एक पल बात थी। इस समय परी के एक्सप्रेशन थोड़े अप्राकृतिक लग रहे थे। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, कौन? किसे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है? हुआ, तुम्हें पहले अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। बोलने के बाद परी बिना पीछे देखे सीधे सामने की ओर की गई और ऋतिक अकेला खड़ा रह गया। क्या ये लड़की शर्मा रही है या फिर ये ऐसे ही है? इसके दिल में क्या चलता है कुछ पता नहीं चलता। ऋतिक ने परी को पीछे हटते हुए घूर कर देखा और हंसने लगा। वो निश्चित नहीं था कि क्यों, लेकिन डार्क फोर्स से गुजरने के बाद ऋतिक को लगा कि परी के साथ उसका रिश्ता मजबूत हो गया था। ऋतिक ने परी को दूर जाते हुए देखकर अपना सिर हिलाया, फिर जल्दी से उसे पकड़ लिया। सर, ये दोनों कहाँ से आए हैं? जैसे ही ऋतिक और परी वहाँ से चले गए, पास में छिपे डार्क वुल्फ टी के लोग बाहर निकल आए और उस दिशा में देखने लगे जहाँ ऋतिक और परी चले गए थे। कुछ वॉरियर ये याद करके कांप उठे कि कैसे परी ने एक वॉरियर को इतनी आसानी से मार डाला था। इस तरह की पावर सचमुच भयानक थी। वो हम लोगों से अलग हैं। कोई भी उनके साथ भिड़ने की कोशिश मत करना। डार्क वुल्फ टीम के चीफ ने इस समय बुरे एक्सप्रेशन के साथ अपने साथियों से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ याद आ गया हो और उसकी आंखों में आतंक की झलक नजर आने लगी। वही ऋतिक और परी वापस होटल लौट आए थे। इस समय परी बिस्तर पर चली गई थी। फिर वो अचानक से मुड़ी और उसने ऋतिक की ओर देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, यहाँ आओ, यहाँ सो जाओ। परी की बात सुनकर ऋतिक की आंखें बड़ी हो गई। उस वेड को देखकर जो काफी बड़ा नहीं था, ऋतिक ने एक गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा, ये लड़की तो काफी तेज निकली। परी ने ऋतिक की शक्ल देखी और उसे ऐसे देखा मानो वो किसी बेवकूफ को देख रही हो। फिर उसने बिस्तर के बगल वाली जगह की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारी जगह यहाँ है।
ऋतिक, जो शुरू में काफी एक्साइटेड था, जब वो परी के पास गया तो उसने पाया कि दूसरी तरफ जमीन पर एक बिस्तर लगा हुआ था और उस पर एक छोटी सी तकिया थी। ये देखकर ऋतिक की आंखें बड़ी हो गई और वो दंग रह गया। वो तो पता नहीं क्या क्या आइडियाज अपने दिमाग में सोच रहा था, लेकिन हुआ क्या? उसने सोचा भी क्यों किया कि परी उसे अपने साथ एक ही बिस्तर पर सोने देगी। ऋतिक के एक्सप्रेशन देखकर परी ने एक शरारती स्माइल पास की, जो केवल कुछ ही देर के लिए थी। उसके बाद वो बिस्तर पर लेट गई और फिर सो गई। जब ऋतिक ने यह नज़ारा देखा तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और मन ही मन कहा, मुझे पता था कि ये लड़की कभी मेरी केयर नहीं कर सकती। अरे कमरा तो दोनों ने बुक किया था, तो फिर ये नाइंसाफी क्यों? क्या तुम वहाँ जमीन पर नहीं सो सकते? तभी अचानक से ऋतिक के कानों में परी की आवाज पड़ी। ऋतिक सरप्राइज हो गया, फिर उसने परी की ओर देखा और पाया कि परी, जो नींद में लग रही थी, पहले ही अपनी आंखें खोल चुकी थी और ऋतिक के सामने खंजर लहरा रही थी। उसने ऋतिक के एक खास हिस्से पर बेरहमी से नजर डाली, जिसे देखकर ऋतिक के पर कांपने लगे। क्या वो उस खंजर से उसका? ऋतिक इस बारे में सोचकर ही डर से कांप गया। फिर उसने झूठी स्माइल के साथ परी से कहा, मैं एक जेंटल लड़का हूँ, मैं कहीं भी सो सकता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। इतना कहकर ऋतिक तुरंत जमीन पर बिस्तर के ऊपर लेट गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगा। लाइटें बंद होने से कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। पहले ऋतिक ने वास्तव में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब जमीन पर बिस्तर पर लेटे हुए और यह जानकर कि परी उसके बगल वाले बिस्तर पर सो रही थी, ऋतिक को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और अब उसे न जाने नींद क्यों नहीं आ रही थी। उसी समय परी, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसे भी वैसा ही महसूस हो रहा था और वो खुली आंखों से छत की ओर देख रही थी। वो एक खामोश रात थी और जल्द ही सुबह आ गई। उठ जाओ। ऋतिक अभी भी नींद में था जब उसने एक प्यारी सी आवाज सुनी। उसने अपनी आंखें मली और देखा कि एक सफेद आकृति पहले से ही उसके सामने खड़ी थी। गुड मॉर्निंग। ऋतिक उठकर बैठ गया और अपने हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेने लगा। उसका दिमाग पूरी रात दौड़ता रहा था और उसे ठीक से नींद नहीं आई थी, इसलिए उसे अभी भी थोड़ी नींद आ रही थी। जल्दी से नाश्ता कर लो, हम 7 बजे डीप ब्लू सिटी के लिए निकलेंगे, परी ने उससे कहा। करीब से देखने पर परी ने पहले ही सफेद बैटल सूट का एक नया सेट पहन लिया था। उसकी स्कर्ट काफी लंबी थी, उसकी बनावट काफी सख्त थी और वो एक वॉरियर की तरह लग रही थी। उसके बगल वाली मेज पर नाश्ते का एक सेट पहले से ही तैयार था। क्या तुमने खाना खा लिया? ऋतिक ने उससे सवाल किया। परी ने हमें अपना सिर हिला दिया। ऋतिक जल्दी से खड़ा हुआ और नाश्ता करने के बाद उसने अपने मुंह को टिश्यू से पोंछ लिया। जिस विशाल एंड्रॉयड बैटल टाइगर की मैंने पहले सवारी की थी वो अभी डार्क फॉरेस्ट में है। शायद डीप ब्लू सिटी में वापस जाना इतना आसान नहीं होगा। ऋतिक ने कुछ सोचा और परी से कहा, हम पैदल चलेंगे। परी ने कहा, क्या कहा? पैदल जाना होगा। उसकी बात सुनकर ऋतिक दंग रह गया। इस छोटे से शहर से बाहर निकलने के बाद ऋतिक को पता चला कि परी का क्या मतलब थी। उसका मतलब था कि वे दोनों पूरी ताकत के साथ आगे भागेंगे। जहां तक इस तरह की पूरी ताकत के साथ भागने की बात थी, तो ऋतिक इसमें काफी सहज था क्योंकि उसने पहले भी इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग की थी। ऋतिक परी की स्पीड देखकर काफी ज्यादा हैरान था। इस समय चारों ओर कुछ ऊंचे पेड़ मौजूद थे, लेकिन परी की स्पीड जरा भी कम नहीं हुई थी। वो बहुत तेज स्पीड से उन पेड़ों से बचती हुई आगे बढ़ रही थी। ये स्पीड किसी आम कार की स्पीड से कम नहीं थी। परी की स्पीड देखकर ऋतिक ने अपने दांत पीस लिए और फिर जल्दी से है पकड़ लिया। इस समय वे दोनों बेहद तेज स्पीड से डीप ब्लू सिटी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय बाद जब परी रुकी तो सूरज पहले ही डूब चुका था। हम कब से दौड़ रहे हैं? ऋतिक रुका और हौंकते हुए उसने परी से कहा।
आगे देखने पर उसे दूर एक शहर दिखाई दे रहा था। क्या हम सच में इतनी तेज स्पीड से आए हैं? ऋतिक ने दूर से गहरे नीले शहर को देखा और हैरानी के साथ कहा, यह उससे भी तेज था जब वो पहली बार डार्क फॉरेस्ट में गया था। चलो चले। इतनी देर तक भागने के बाद परी अभी भी बिल्कुल नहीं हाँफ रही थी। फिर उसने ऋतिक की ओर देखा और कहा, हाँ। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और फिर परी के साथ आगे बढ़ने लगा। परी के उल्टा, जो बिल्कुल ठीक रही थी, ऋतिक का चेहरा पहले से ही पसीने से लथपथ था। इतनी देर तक इतनी तेज स्पीड से दौड़ने के बाद ऋतिक को थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वे दोनों डीप ब्लू सिटी के गेट तक चले गए। रूटीन इंस्पेक्शन के लिए यहाँ आओ। इस समय डीप ब्लू सिटी के गेट पर वर्दी में कुछ लोग खड़े थे और वे अजीब से डिवाइसेस के साथ लोगों के शरीर को स्कैन कर रहे थे। क्या चल रहा है? ऋतिक ने कहा जब उसने उनका सख्त रूप देखा। तुम्हारे सवालों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है लड़के, एक आदमी ने मून बनाते हुए कहा और ऋतिक के कंधे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। फिर उसने एक अजीब से डिवाइस से ऋतिक को स्कैन किया। एक दूसरे आदमी ने भी परी को खींचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी जांच करने लगा। लेकिन तभी ऋतिक ने आगे बढ़कर उस वर्दी पहने आदमी की कलाई पकड़ ली। फिर धीरे से कहा, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना? इस समय ऋतिक की आंखें ठंडी हो गई थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि यहाँ पहुंचकर अचानक से इतनी सख्ती क्यों हो गई थी। इन लोगों के हाव भाव ने ऋतिक को काफी असहज महसूस कराया था। मुझे थोड़ा शक है इन दोनों पर, इन्हें ले जाओ। उस आदमी को तेज दर्द महसूस हुआ जब ऋतिक ने उसकी कलाई पकड़ ली और वो जोर से चिल्लाने लगा। जैसे ही वो चिल्लाया, कई दूसरे लोग जो वर्दी पहने हुए थे ऋतिक की ओर बढ़ने लगे। कड़कड़ाहट। इसी समय उन्होंने अपनी कमर से बिजली का डंडा निकाला और उसके ऊपर बिजली की रोशनी टिमा रही थी। ये कोई आम बिजली के डंडे नहीं थे। इन बिजली के डंडों में हाई वोल्टेज बिजली थी। बस एक हल्का ब्रश और आदमी बिजली सीधे कोमा में चला जाएगा, फिर वो बिल्कुल भी लड़ने में सक्षम नहीं होगा। ऋतिक ने उन चमकती हुए बिजली के डंडों को अपनी ओर आते देखा, लेकिन उसकी आंखें में अभी भी कोई डर नहीं था। बूम! इससे पहले कि बिजली का डंडा ऋतिक के शरीर पर लगे, ऋतिक ने अपना हाथ उठाया और उस बिजली के डंडे को कसकर पकड़ लिया। इस समय उस डंडे पर मौजूद सारी इलेक्ट्रिसिटी ऋतिक के शरीर में संचारित हो चुकी थी। लेकिन भले ही उन बिजली की रोशनी ने ऋतिक के शरीर को ढक दिया हो, फिर भी उनका ऋतिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उस आदमी ने ऋतिक की ओर देखा और वो चौंक गया। ये पहली बार था कि उसने किसी ऐसे इंसान को देखा था जो इस बिजली के डंडे से नहीं डरता था और सीधे उसे पकड़ लेता था। लेकिन ऋतिक ने इस समय संकोच नहीं किया और अचानक एक फोर्स के साथ उसने सीधे उसके हाथ से बिजली का डंडा छीन लिया। अगले ही पल उसने सीधे बिजली का डंडा उठाया और उसके शरीर पर दे मारा। वो आदमी अभी अभी बिजली की रोशनी की चपेट में आ गया और अगले ही पल उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कर्ज के झटके से वो दर्द से कराहते हुए सीधे जमीन पर गिर पड़ा। इस समय बाकी लोगों ने भी अपने हाथों में बिजली के डंडे ले लिए और उन्हें ऋतिक की ओर मारना जारी रखा। बैंग बैंग बैंग। लेकिन इस बार ऋतिक ने अपने नंगे हाथों से इन लोगों से बिजली के डंडे नहीं छीने। इसके बजाय उसने अपना पैर घुमाया और उन सभी लोगों को एक पल में हिट कर दिया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया था। यह नज़ारा कई वॉरियर्स ने देखा था और वे सभी काफी ज्यादा शॉक्ड थे। सुरक्षा जांच की निगरानी करने वाले वर्दी वाले लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन फिर भी वे काफी अच्छे थे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक इतनी आसानी से इन लोगों से छुटकारा पालेगा। वो बिजली के डंडे से आने वाले हाई वोल्टेज से भी नहीं डरता था। चलो चलते हैं, परी ने बिना उनकी ओर देखे सीधे ऋतिक से कहा। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और जब वो शहर में एंटर करने ही वाला था कि उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तुम लोग मरने वालों हो। एक आदमी जिसे ऋतिक ने अभी अभी हवा में उछाला था, वो धीरे से उठा
फिर उसने ऋतिक की ओर देखा और शहर के गेट के पास जाकर एक बटन दबाते हुए जोर से कहा। तभी अचानक से ऋतिक ने परछाइयों के एक समूह को उनकी ओर आते हुए देखा। अब ये लोग कौन हैं? क्या हम कभी बिना मुसीबत के कहीं जा भी नहीं सकते? ऋतिक ने चिढ़ते हुए कहा। लड़ाकू सूट पहने वॉरियर्स की एक बड़ी सी टीम वहां पर आई और जल्द ही उन्होंने पूरे शहर के गेट को घेर लिया। ये देखकर ऋतिक की भौहें तन गई। इन वॉरियर्स ने भी वही वर्दी पहन रखी थी और वे बिल्कुल इन लोगों की तरह ही दिख रहे थे। वो जानता था कि ये लोग डीप ब्लू सिटी की गवर्नमेंट के सोल्जर्स होंगे। कप्तान, यही हैं वो लोग जिन लोगों को ऋतिक ने अभी अभी गिराया था। वे धीरे धीरे उठे, फिर उन्होंने ऋतिक की ओर इशारा किया और जोर से कहा। उनकी आंखों में इस वक्त भी एक डर बना हुआ था। वे सभी टॉप रैंक 5 के वॉरियर थे और वे कमजोर नहीं थे, लेकिन एक यंग लड़के ने उन्हें इतनी आसानी से हरा दिया था। मुझे शक है कि ये दोनों चोर हैं और किसी चीज को चुरा कर आ रहे हैं। अभी अभी ऋतिक द्वारा लात मारे जाने के बाद एक आदमी ने अपने दर्द को दबा लिया और एक स्ट्रॉन्ग नजर आने वाले अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, जो अभी अभी वहां पर आया था। वो अधेड़ उम्र का आदमी काफी हट्टा कट्टा नजर आ रहा था और यहाँ तक कि उसकी वर्दी भी उस पर काफी फिट लग रही थी, जो उसकी मसल्स को रेखांकित करती थी। इसके अलावा उससे एक पावरफुल आभा निकल रही थी। बस एक नजर में ऋतिक को लगा कि यह आदमी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। क्या तुम सच कह रहे हो? उसकी बात सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी ने परी और ऋतिक की ओर देखा, फिर अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। उसे अभी भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि परी और ऋतिक काफी छोटे लग रहे थे और वे उस तरह का काम करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं लग रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ, ये लोग चोर हैं, उस आदमी ने आगे आते हुए कहा। क्या तुम लोगों ने सच में यहाँ से कोई चीज चुराई है? अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया और उसने ऋतिक और परी से ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं और जैसे ही उसने ऋतिक पर नजर डाली, ऋतिक को असहज महसूस होने लगा। पहली बात कि हम दोनों कोई चोर नहीं हैं और दूसरी बात कि इन लोगों ने ही पहले हमसे लड़ाई की शुरुआत की थी। ऋतिक ने अधेड़ उम्र के आदमी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और हल्के से कहा, तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 215। जब ऋतिक ने ये सुना कि वे लोग चोरों की लिस्ट में आ गए थे तो वो दंग रह गया। क्या गहरे नीले शहर में कुछ चोरी हुआ था? ऋतिक ने कंफ्यूज सा चेहरा लेकर उस आदमी से कहा, तुमने जांच पड़ताल के समय हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए तुम चोर हो। जब लोगों ने ऋतिक की बात सुनी तो उनके हाव भाव बदल गए और वे चिल्लाने लगे। ऋतिक ने उन व्यंग्य किया, लेकिन जब वो कुछ कहने ही वाला था कि परी, जो एकदम शांत थी, उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर नजरें करते हुए धीरे से कहा, अरुण सिंह तोमर। वो अधेड़ उम्र का आदमी जो पीछे के वॉरियर्स को ऋतिक और परी को गिरफ्तार करने का आदेश देने ही वाला था। जब उसने परी के शब्द सुने तो उसके एक्सप्रेशन में अचानक से बदलाव आया और उसने परी की ओर देखा, एक लड़की जो ठंडी लेकिन बेहद सुंदर लग रही थी। तुम, ये शब्द अभी उसके मुंह से निकले ही थे कि परी ने अपना दाहिना हाथ लहराया और एक काली चीज बाहर फेंकी जो सीधे उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर चली गई। इसी समय अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना दाहिना हाथ लहराया और उस चीज को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने उस चीज को देखा और उसका चेहरा अचानक से बदल गया। ऋतिक सरप्राइज रह गया और थोड़ा हैरान भी हो गया। परी ने अभी जो चीज बाहर फेंकी थी वो एक सील की तरह लग रही थी और वो आदमी उसे देखने के बाद इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहा था। हर कोई तुरंत पीछे नीचे हट जाओ। कुछ वॉरियर्स ऋतिक और परी को घेरने ही वाले थे कि तभी अधेड़ उम्र का आदमी अचानक जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर वे वॉरियर्स एक पल के लिए दंग रह गए। उनकी निगाहें उस आदमी पर टिक गई जिसे परी अरुण सिंह तोमर कह रही थी। उन्होंने देखा कि उनके कप्तान अरुण सिंह का चेहरा काफी सतर्क लग रहा था। उन्होंने पहले कभी अपने कप्तान को इस तरह से नहीं देखा था और वे काफी कंफ्यूज थे। इन नालायकों को गिरफ्तार कर लो और कड़ी से कड़ी सजा दो।
अरुण सिंह ने उन लोगों की ओर देखा जिनकी ऋतिक से फाइट हुई थी और उसने तेज आवाज में कहा, कैप्टन, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया। अरुण सिंह की बात सुनकर उन लोगों के हाव भाव बदल गए और जब उन्होंने कुछ कहना चाहा, तो दूसरे वॉरियर्स ने उन्हें पकड़ लिया। सुरक्षा जांच जारी रखने के लिए कुछ लोगों को वहां पर छोड़ दो और अब तुम लोग यहां से जा सकते हो। मुझे इन लोगों से कुछ बात करनी है। अरुण सिंह ने अपने आदमियों को ठंडी नजर से देखा और जोर से कहा, जी कप्तान। अरुण सिंह की बात सुनकर वे वॉरियर्स तुरंत वहां से चले गए। ऋतिक काफी एक्साइटमेंट के साथ अरुण सिंह की ओर देख रहा था। उसे नहीं पता था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया था। मिस परी मदान। अरुण सिंह ने इस समय जमीन पर घुटने टेक दिए और परी से कहा। जब ऋतिक ने यह नजारा देखा तो वह दंग रह गए। मिस परी मदान, क्या ऐसा हो सकता है कि ये परी को जानता हो? नहीं, यह उस चीज के कारण होना चाहिए जो परी ने अभी उसे दिखाई थी। ऋतिक ने हैरानी के साथ मन ही मन सोचा। उठो। परी ने उसे घूर कर देखा और अपनी भारी आवाज में कहा, जी। परी की बात सुनकर अरुण सिंह ने इस समय अपना सिर हिलाया और फिर धीरे से उठ खड़ा हुआ। अरुण सिंह के एक्सप्रेशन अब काफी सम्मानजनक लग रहे थे, जिसने ऋतिक को काफी एक्साइटेड कर दिया था। मुझे माफ करना, मेरे लोग एक नंबर के नकारा और कामचोर लोग हैं। अरुण सिंह ने परी की ओर देखा, फिर ऋतिक की ओर और माफी मांगते हुए कहा, क्या हुआ है यहाँ पर? परी ने इस समय अरुण सिंह की बातों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उससे सवाल किया। जब अरुण सिंह ने परी की बात सुनी तो वो चौंक गया और फिर उसने आह भरते हुए कहा, मैं अब डीप ब्लू सिटी के गार्ड का कप्तान हूँ। अरुण सिंह ने जो कहा उससे ऋतिक को पता चला कि परसों डीप ब्लू सिटी के सेंटर टॉवर से एक बहुत ही कीमती विदेशी और चोरी हो गया था। और का वो टुकड़ा काफी दुर्लभ था। उस ओर से बना हथियार एक अद्भुत हथियार माना जाएगा। और का आकार छोटा नहीं जो कहीं भी गिर जाए। हम हर समय सतर्क रहते थे। अगर चोर इस चीज को लेकर चला गया तो यहाँ अलार्म बज जाएगा और उनके लिए इसे ले जाना असंभव होगा। अरुण सिंह ने दृढ़ता के साथ कहा। उसी समय ऋतिक ने आसमान की ओर देखा और पाया कि आसमान में कई सारे एयरक्राफ्ट थे जो पूरे एरिया की रक्षा कर रहे थे। अगर चोर किसी फ्लाइंग मशीन से जाना चाहता होगा तो उसे जरूर देख लिए जाएगा। क्या वो अभी तक नहीं मिला? ऋतिक इस समय आगे आया और उसने अरुण सिंह से सवाल किया। अरुण सिंह ने नमे अपना सिर हिलाया और उस किशोर की ओर देखने लगा जो परी के समान ग्रेड में था। हालांकि वो ऋतिक के परिवार या उसके बारे में कुछ नहीं जानता थी, लेकिन बेशक अगर वो परी के साथ था तो वो या तो काफी पावरफुल होगा या फिर किसी खतरनाक परिवार से बिलोंग करता होगा। इस विचार के साथ वो ऋतिक को नाराज करने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था और इसलिए वो ऋतिक को भी उतना ही आदर दे रहा था जितना उसने परी को दिया था। हमें वो नहीं मिला, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो इंसान अभी भी यहाँ पर हैं। अरुण सिंह ने कहा। उसकी बात सुनकर ऋतिक इस विदेशी ओर के बारे में काफी एक्साइटेड हो गया था। जाने वो कौन सा ओर होगा जो डीप ब्लू सिटी की पूरी सेना में कोहराम मचा सकता था। चलो चले। परी ने ऋतिक की ओर देखा और दूसरी ओर नजरें करते हुए कहा। परी की बात सुनकर ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और जब वो आगे बढ़ने ही वाला था कि अरुण सिंह उनके सामने आ गया और उसने परी से कहा, मिस परी, अब तो काफी देर हो चुकी है, क्यों ना मैं आपके रहने का इंतजार कर दूं? कोई जरूरत नहीं है। परी ने अपना सिर हिलाया। परी के इनकार को सुनकर अरुण सिंह थोड़ा निराश लग रहा था, लेकिन परी की पहचान कारण वो अभी भी विनम्र रहना चाहता था। तो फिर आपको आगे सावधान रहना होगा। अरुण सिंह ने अपना सिर हिलाया और कहा, वैसे क्या आपके पास और के बारे में कोई जानकारी है? और जिस इंसान ने और चुराया है, क्या आपने उसे मॉनिटर पर देखा कि वो कैसा दिखता है? ऋतिक ने अरुण सिंह से कहा। वो ऋतिक का सवाल सुनकर अरुण सिंह दंग रह गया। आखिरकार यह जानकारी गोपनीय थी और इसका यूं ही किसी को भी बता देना सही नहीं था। वो अब एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में पड़ गया था। आफ्टर ऑल वो परी के दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता था। चलो एक नजर मार ही लेते हैं, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? परी ने हल्के से अरुण सिंह से कहा। परी की बात सुनकर अरुण सिंह, जो अभी भी झिझक रहा था, उसने अपने दांत पीस लिए और परी से कहा, जी जरूर मिस परी, लेकिन आप इसे दूसरों को नहीं दिखा सकती।
फिर उसने एक सिल्वर कार्ड निकाला और ऋतिक को सौंप दिया। ऋतिक ने भी तुरंत उस कार्ड को ले लिया। फिर उसने सिल्वर कार्ड को देखा, उसे धीरे से छुआ और उसे ऐसा लगा मानो कार्ड एक हाई डेफिनेशन डिस्प्ले बन गया था। कार्ड पर 3D डिस्प्ले के रूप में एक गहरे नीले रंग की चीज दिखाई दे रही थी। इसे यहाँ पर स्टॉट मत करो। ये देखकर कि ऋतिक ने उस सिल्वर कार्ड को एक्टिवेट कर दिया था, अरुण सिंह अचानक से बहुत घबरा गया। ऋतिक दंग रह गया और फिर उसने सहजता से कार्ड पर एक गोलाकार पैटर्न दबा दिया। अगले ही पल 3D डिस्प्ले तुरंत गायब हो गई। क्या हुआ? ऋतिक ने हैरानी के साथ उससे सवाल कहा। यह एक दूसरी गैलेक्सी से हासिल किया एक बहुत सी दुर्लभ होर है। अगर किसी ने इसे देख लिया तो ये बात हर तरफ फैल जाएगी। अरुण सिंह ने अपने चारों ओर देखा और जब किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया तो उसके राहत की सांस ली और ऋतिक से धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसने अपने हाथ में मौजूद सिल्वर कार्ड को देखा और थोड़ा कंफ्यूज हो गया। विदेशी ओर, वास्तव में यह चीज क्या है? हम इस एरिया को एयर शाफ्ट से नहीं छोड़ सकते। परी ने आसमान की ओर देखा और वहाँ पर पूरे एरिया को कवर करने वाला एक हल्का नीला बैरियर था। ये और राउंडर सुरक्षा हथियार था। एक बार जब कोई एयरक्राफ्ट इस बैरियर को पार कर जाएगा तो उसे बड़ी संख्या में पावरफुल और भयानक लेजर द्वारा सीधे मार गिराया जाएगा। हाँ, हम अब हाई अलर्ट पर हैं और डीप ब्लू सिटी ने बाहर के लोगों को हवाई मार्ग से अंदर आने देना बंद कर दिया है। अरुण सिंह ने तुरंत परी को जवाब दिए। तो हम अभी वापस नहीं जा सकते। ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली, फिर उसने परी की ओर देखा और सवाल किया। डार्क फॉरेस्ट को छोड़ने के बाद उसने सोचा था कि वे अब डेथ रीजन एकेडमी लौट सकते थे, लेकिन उसने इस मुठभेड़ की उम्मीद नहीं की थी। आप लोग वापस कहाँ जाओगे? अरुण सिंह ने ऋतिक से सवाल किया। डेथ रीजन एकेडमी, ऋतिक ने उसे जवाब दिया। डेथ रीजन एकेडमी? अरुण सिंह ने आश्चर्य के संकेत के साथ ऋतिक और परी को देखा। ये भारत की सबसे फेमस और रहस्यमय एकेडमी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों डेथ रीजन एकेडमी के स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद परी की पहचान के साथ उसका डेथ रीजन एकेडमी का स्टूडेंट होने में कुछ भी अजीब नहीं था। पूरी जगह पर लॉकडाउन हो गया है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अरुण सिंह ने शर्मिंदा होकर कहा। हालांकि वो यहाँ का कप्तान था, लेकिन वो सत्ता में रहने वाला आदमी नहीं था और उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था। इसे भूल जाओ, चलो चलें। परी ने ऋतिक की ओर देखा और कहा। हाँ, आप दोनों सावधान रहना। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस गश्त पर तैनात सोल्जर्स को मुझे तलाश करने के लिए कह देना, अरुण सिंह ने कहा, जब उसने देखा कि ऋतिक और परी जा रहे थे। क्योंकि वो परी की पहचान को जानता था, इसलिए उसने बड़ी सावधानी से उससे बात की था, मानो उसे डर हो कि परी उससे नाखुश हो जाएगी। ऋतिक और परी को जाते हुए देखकर अरुण सिंह ने अपने माथे से पसीना पोंछा और एक राहत की सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस परिवार का कोई इंसान वास्तव में यहाँ पर आएगा। अरुण सिंह ने इस समय अपनी हथेली खोली और उस पर लगी मुहर को देखा। उसकी आंखों में अब भी खौफ की झलक थी। तुमने उसे क्या दिया था? वहाँ से निकलने के बाद ऋतिक ने परी से सवाल किया। अरुण सिंह को काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, कम से कम एक रैंक 7 का वॉरियर, और ऋतिक ने उम्मीद नहीं की थी कि परी द्वारा फेंकी गई मुहर को देखने के बाद वो इस तरह का हो जाएगा। यह मेरी फैमिली की सील है। परी को पता चल गया था कि ऋतिक उससे क्या पूछना चाहता था और उसने उसे तुरंत जवाब दे दिया। फैमिली सील? फिर तो वो चीज काफी इम्पोर्टेंट होगी। परी के शब्दों को सुनकर ऋतिक को याद आया कि परी की फैमिली शायद एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली थी, इसलिए जब अरुण सिंह ने उस सील को देखा था तो वो चौंक गया था। नहीं, उस तरह की चीज पाना आसान है। परी ने अपना सिर हिलाया और फिर ऋतिक से कहा। उसके बाद वे दोनों आगे चलते रहे और जल्द ही वे लोग डेथ रीजन एकेडमी की एक ब्रांच तक पहुंच गए, जो वहां पर शिपिंग का काम करती थी। वे दोनों गेट की ओर चले और ऋतिक और परी ने अपने आईडी कार्ड निकाले और उन्हें गेट पर स्वाइप किया। अगले ही पल पारदर्शी कांच का गेट अपने आप खुल गया। ओह, क्या तुम दोनों वापस जा रहे हो? इस समय अंदर हॉल में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी फर्श पर झाड़ू लगा रहा था, जब उसने ऋतिक और परी को देखा जो अंदर आए थे।
ऋतिक ने चारों ओर देखा और पाया कि इस खाली हॉल में उस बूढ़े आदमी के अलावा कोई नहीं था। ओह नमस्ते, क्या फिलहाल हम डेथ रीजन एकेडमी वापस नहीं जा सकते? ऋतिक ने अपना सिर हिलाया, फिर उस बूढ़े आदमी के पास गया और उससे कहा, हाँ फिलहाल तो यह संभव नहीं है। उस बूढ़े ने अपनी दाढ़ी को छुआ, फिर मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि ऋतिक को ये पहले से ही पता था, फिर भी जब उसने बूढ़े आदमी की पुष्टि सुनी तो वो थोड़ा परेशान हो गया। तो फिर यह कब संभव होगा? ऋतिक ने कुछ देर सोचा और सवाल किया। डेथ रीजन एकेडमी की इमेज नॉर्मल नहीं थी। डेथ रीजन एकेडमी की एक शाखा के रूप में वहाँ पर ऐसी जानकारी भी मिल सकती थी जो अरुण सिंह को भी पता नहीं होगी। ये मुझे नहीं पता, और बूढ़े आदमी ने नमे अपना सिर हिलाकर ऋतिक से कहा। मैंने सुना है कि डीप ब्लू सिटी ने एक इम्पोर्टेंट चीज को खो दिया है और अब इसे पूरी तरह से लॉकडाउन किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में भी इस लेवल का लॉकडाउन कहीं नहीं हुआ था। इस समय उसने अपनी दाढ़ी को छुआ, फिर अपना सिर हिलाया और एक आह भरने लगा। परी पहले ही फ्रंट डेस्क पर चली गई थी, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ अजीब लग रहा था। उस बूढ़े आदमी के अलावा सामने की डेस्क पर कोई नहीं था। तुम दोनों परेशान मत हो, आज हर कोई छुट्टी पर है। फर्श साफ करते हुए बूढ़ा आदमी बोला। उसकी बात सुनकर ऋतिक कंफ्यूज हो गया। जैसे ही वो कुछ कहने ही वाला था, उसने ओल्ड मैन को सामने की डेस्क की ओर चलते देखा और परी से कहा, क्या तुम यहाँ आराम करना चाहती हो? मैं समझ सकता हूँ, आखिरकार पूरी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है और डेथ रीजन एकेडमी में वापस लौटना आसान नहीं होगा। हम सिचुएशन को देखने के लिए 1 या 2 दिन यहाँ क्यों नहीं रुक जाए? ऋतिक ने इस समय परी किनार देखा और सुझाव दिया। फ्लाइंग सुविधा के अलावा भी वहाँ पर एक होटल के रूप में काम किया जाता था, जो एकेडमी के लोगों के लिए रहने और आराम करने की सुविधा देता था। ओके, परी ने हाँ में सिर हिलाया। अभी यहाँ कोई नहीं है। क्या तुम्हें सबसे आलीशान कमरा चाहिए? बूढ़े आदमी ने इस समय ऋतिक और परी को देखा और चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर ऋतिक का माथा काली रेखाओं से ढक गया। ये बूढ़ा आदमी कितना अश्लील है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।